Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about applications of dimensional analysis. उसके तहत आज का हेडिंग है to convert a physical quantity from one system of units to the other. तो इसका पहले डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 N2 है और उनके यूनिट्स U1 एंड U2 है। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A in mass, B in length and C in time, then its dimensional formula will be M power A, L power B, T power C. If the dimensional units in one system are M1, L1 and T1, then P इक्वल टू हो जाए, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हमें पता है। ये देखिए U1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, M1, L1, T1 और उनका पावर कितना है A, B, C। यहां पहले ही बताया गया है A in mass, B in length and C in time. Similarly, if the fundamental units in the second system are M2, L2, T2, then P इक्वल टू, ये चीज देखिए P इक्वल टू N2 और U2 के स्थान पे इसका डायमेंशन M2, L2, T2 और उनका पावर ABC रहेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। ये चीज यहाँ पे देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है वो रहेगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यहां से देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखिए यहां पे U1 के स्थान पे ये चीज लिखना है, U2 के स्थान पे ये चीज लिखना है। N1 इन ब्रैकेट M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C इज इक्वल टू N2 इन ब्रैकेट M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। तो N2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B इंटू T1 अपान T2 होल पावर C। तो ये फार्मूला विद्यार्थी जिसकी सहायता से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अदर। तो ये चीज यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके डेरिवेशन कोई विशेष मतलब नहीं रहता, ये फार्मूला जानना चाहिए जिसकी सहायता से हम अभी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है। तो पहला काम तुरंत करेंगे कि वो जिसका यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन लिखने से ये फायदा है कि यहाँ पे A इक्वल टू 1 हो गया, B इक्वल टू 1 हो गया और C इक्वल टू -2 हो गया। ये चीज हमें मिल गया। यहाँ पे न्यूटन लिखा है जिसका मतलब 1 न्यूटन की बात हो रही थी। N1 इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया। अब CGS में उसका N2 की वैल्यू कितना होगा ये हमें यहाँ फाइंड करना है। अब हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। N2 इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B इंटू T1 अपान T2 पावर C। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो N1 के स्थान पर 1 प्रयोग करेंगे, ऊपर पहला वाला रहेगा सब MKS में और नीचे रहेगा CGS में। तो ये चीज लिखिए, किलोग्राम बटे ग्राम हो गया, मीटर बटे सेंटीमीटर हो गया और सेकंड बटे सेकंड हो गया और इसका पावर -2 है। हमें कन्वर्ट CGS में करना है, इसलिए टोटल CGS में हम बना लेते हैं। तो किलोग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम, मीटर का स्थान पे 100 सेंटीमीटर और सेकंड का स्थान पे सेकंड ही रहेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 टू पावर 3 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 10 टू पावर 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब ये हो गया 10 टू पावर
5। तो सीजीएस की जो n2 वाली वैल्यू हो वो हमको मिल गया कितना, 10⁵। यस, तो दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो आज से आपको ये भी जानना चाहिए 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये रहा पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू अर्ग। जूल जो है एसआई सिस्टम है और अर्ग सीजीएस सिस्टम है। तो जूल अब किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो जूल जो है वर्क का है, तो डायमेंशंस ऑफ वर्क इक्वल टू होता है m(l²⁻²) होता है। यहां से हम a इक्वल टू 1 मिल गया, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -2 मिल गया। और n1 यहाँ 1 जूल है तो मतलब n1 क्या है, 1 है। n2 में फाइंड करना है, फिर हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं और ऊपर वाला हर चीज MKS में, नीचे वाला CGS में पुट करते हैं वैल्यू। तो 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, पावर ये हम चढ़ा दिए हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं 10⁻³ आया, यहाँ 10⁻4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 पावर लगा है, तो 4 3 7 हो गया। तो n2 सीजीएस सिस्टम में जो n2 वाली वैल्यू आई वो 10⁻7 आई। इसका मतलब है कि 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। यस, तो ये 2 एग्जाम्पल रहा जो कि बोर्ड लेवल के बच्चों के लिए पूछा जा सकता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, न्यूमेरिकल देखा जाए, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर cc in the CGS system of units. The corresponding value in MKS units is, ये है आपका। तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये फार्मूला है तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ml⁻³ देखा जाए। तो यहां से अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो n1 हमारा है 0.5, n1 हो गया, और ये सीजीएस सिस्टम में है, यहां लिखेंगे G, और नीचे जो हमें कन्वर्ट करना है उसमें वो लिखते हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन MKS सिस्टम। पावर ए कितना है, 1 है। L1, तो L1 सेंटीमीटर हो जाएगा जो दिया गया है, और उसके आधार पर नीचे हो जाएगा मीटर MKS जो हमें पूछा गया है MKS में लास्ट में, और इसका पावर बी यहां दिया है -3। टाइम इसके डायमेंशन में नहीं है, ध्यान दिया जाए। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, वो सीजीएस में ही है, ध्यान दे। तो 0.5 ये हो जाएगा 10⁻³ kg। अब जिसमें कन्वर्ट करना है टोटल सिस्टम उसी में बना लेना चाहिए। ये है 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, और नीचे मीटर हो जाएगा -3 यहां से है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² है, उसका -3 है, तो पावर का पावर में गुणा होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³, या हो गया कितना, 500। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो कितना होगी, 500 होगी। यस, यह विद्यार्थी डायरेक्ट हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतना तौर तरीका बताया जाए, कोई परीक्षा में इतना थोड़ी करेगा। यहीं से डायरेक्ट इसे MKS में लिख देंगे क्योंकि ये CGS में है। डायरेक्ट के लिए 0.5 ये ग्राम को हटाएंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा, अपान क्यूबिक सेंटीमीटर नीचे रहेगा सेंटीमीटर पावर 3, तो सेंटीमीटर के स्थान पे लिखेंगे 10⁻² पावर 3, इस टाइप से आएगा। यहाँ पे देखिए बस क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के स्थान पे 10⁻² रखेंगे, 3 पावर लगा देंगे, तो आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ अपान 10⁻6। -6 ऊपर जाएगा तो अब तो आ जाएगा, हम समझते हैं। तो डायरेक्ट भी यहां से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 2 देखा जाए, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज
79 पर सेंटीमीटर। इन एमकेएस सिस्टम इट्स वैल्यू इज, एमकेएस में इसकी वैल्यू होती है। हाँ, सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है T इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा एफ का ML T पावर माइनस 2 अपॉन लेंथ का L लिखे हैं, L कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ML पावर 0 T पावर माइनस 2। ये हमारा मेन फार्मूला होता है। इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो N1 के स्थान पे जो वैल्यू होगी वो 70 होगी। यस, ये ग्राम अपॉन किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पावर A, तो A पावर M का 1 है यहाँ पे, L1 का सेंटीमीटर अपॉन मीटर, ये भी पावर 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। और टाइम का सेकेंड अपॉन सेकेंड और सीक पावर है माइनस 2, इतना आया। तो ये हो गया 70 और ये हो गया ग्राम का 10 टू पावर माइनस 3 kg हो जाएगा। अपॉन kg है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आया 70 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 या 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये चीज है। इतना न्यूटन पर मीटर। तो ये चीज यहां से आया। अब डायरेक्ट कोई सरफेस टेंशन की इसको जो है डायरेक्ट कोई बदल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हल कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल की सहायता समझ चुके हैं। 70 डाइन अपॉन सेंटीमीटर, तो 71 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन हम लोग पढ़े हैं। तो एक डाइन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2। तो ये ऊपर दो पावर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 70 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 या 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। देखिए तब भी आ रहा है आपका। तो शॉर्ट में करने के लिए इस टाइप से हम प्रयोग करेंगे, लेकिन नियम हमारा अगर फार्मूले की सहायता करते हैं तो ये है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग देख लिया जाए, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो विद्यार्थी इस सब की चर्चा हो चुकी है न्यूमेरिकल में, बस पॉइंट को इकट्ठा किया गया है और एक एक पॉइंट को दोबारा क्लियर कर लेना है। और इसे रिमेंबर नहीं करना है, बस मतलब समझना है, जानना है। द रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मतलब जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये जो है ये कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता है। जैसे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो यहाँ जो 2 पाई आया है ये कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यही बात हमें बताना है और ये हम लोग जानते भी हैं। दूसरा पॉइंट देखा जाए, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के तहत ये है कि ये जो है हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर। ध्यान देना है, मतलब डायमेंशंस जो है हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा या वेक्टर। पॉइंट 3 देखा जाए, नो पॉसिबल ऑफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 डायमेंशंस इन एनी इक्वेशन। किसी इक्वेशन में जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है, इसका भी डायमेंशन इसका भी डायमेंशन जोड़ के डबल डायमेंशन, इसका कोई मतलब नहीं है। डायमेंशन का ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, तो किया क्या जाता है, ध्यान दिया जाए। पॉसिबल ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायमेंशंस। तो ये केवल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन और टाइम का क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हुआ है। और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है, ये डिवीजन ही तो है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पॉसिबल ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायमेंशंस। तो ध्यान देना है, डायमेंशन वाले में हमेशा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। पॉइंट 4 देखा जाए, by this method the equation containing trigonometrical like sin theta cos theta exponential terms
लाइक log x कैन नॉट एनालाइज्ड, मतलब ये इनका विश्लेषण नहीं कर सकते क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक्सपोनेंशियल, ध्यान दिया जाए, एक पावर एक्स log x, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस पर आपको गौर करना चाहिए। पॉइंट 5 देखा जाए, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन एमंग देम कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम के अतिरिक्त किसी पर डिपेंड करता है तो उसे उसका डेरिवेशन नहीं हो सकता है। स्टेबलाइज मतलब उसका डेरिवेशन नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, इट कैन ओनली बी चेक्ड, ये केवल चेक किया जा सकता है। जैसे थीटा आ गया, उसमें एम्पियर आ गया, ये सब जब आ जाएगा तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि गिवन फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। यही हमको केवल कर सकते हैं। और डायमेंशनल मेथड से उसे प्रूव करने के लिए विद्यार्थी मास, लेंथ और टाइम ही केवल हो सकता है, ध्यान दिया जाए। 6 पॉइंट देखा जाए, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशंस सो ऑलवेज हैव यूनिट्स, मतलब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन रखता है तो उसके पास यूनिट अवश्य होगा। ये चीज हमको बताना है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है तो यूनिट अवश्य होगा। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट नॉट नेसेसरी हैव डायमेंशंस, मतलब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट रखता है केवल तो ये आवश्यक नहीं उसके पास डायमेंशन भी हो। जैसे पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल की यूनिट रेडियन होती है लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होता है लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यूनिट है, यह आवश्यक नहीं उसके पास डायमेंशन भी होगा। लेकिन अगर डायमेंशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास तो यूनिट अवश्य होगा। ये पॉइंट हम बता भी चुके हैं आपको। लास्ट पॉइंट देखा जाए, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक, ए मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। तो डायमेंशन ये यूनिक नहीं होता। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई नहीं। डायमेंशन जैसे वर्क का डायमेंशन देखिए आप, वर्क का जो डायमेंशन है ml²T⁻², ये वर्क का डायमेंशन होता है। ये यूनिक नहीं है, ये कई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। काइनेटिक एनर्जी का है, एनर्जी का है, टार्क का है। तो यही एक ही फिजिकल क्वांटिटी कई चीज का डायमेंशन है। तो यहां पे ये कंफर्म नहीं है तो इसे हम यूनिक नहीं कहेंगे। यूनिक नहीं कहेंगे। यूनिक तब होता है जब एक का एक ही हो कंफर्म, जिसके जैसा कोई और न हो, तब हम उसे यूनिक कह सकते हैं। तो ये पॉइंट दोबारा देख लिया जाए। इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक, ए मेनी फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशंस। मेनी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टार्क, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन यही तो होता है। तो ये यूनिक नहीं होता, यही आपको बताना है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के साथ फिर हम मिलते हैं। हाँ विद्यार्थी, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन की सहायता से डायमेंशंस को और करेक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू ड्राइव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, मतलब किसका डेरिवेशन किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए, यानी नॉट e⁻⁻t, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका डेरिवेशन नहीं हो सकता। यहां पे प्लस वाला आ गया ω/t+kx, जहां प्लस वाला आ जाता है वहां पे डेरिवेशन नहीं हो सकता। यहां भी डेरिवेशन संभव नहीं है डायमेंशन के लॉ के तहत। तो ऑप्शन यहां कौन सा करेक्ट है,
नन ऑफ दी, इसमें से कोई करेक्ट नहीं है, इनमें से किसी का डेरिवेशन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट, कभी यूनिट नहीं रखता है, ऑलवेज हैज ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट्स, डज नॉट एग्जिस्ट। तो विद्यार्थी ध्यान दिया जाए, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट गलत बात है, यूनिट कभी नहीं रखता है, उसके बाद यूनिट होता भी है, जिसे पावर ऑफ लेंस हुआ, एंगल हुआ, सॉलिड एंगल हुआ, इनके पास क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इनके पास यूनिट है। ऑलवेज हैज यूनिट, सदैव यूनिट रखता है, ये चीज ठीक नहीं है। बहुत से रेशियो वाला जो फार्मूला होगा वो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन उसके पास यूनिट नहीं होगा, ऐसा भी आता है फिजिक्स में। यस, तो जो सेम रेशियो वाले होंगे उनके पास यूनिट नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। मे हैव ये यूनिट्स, उनके पास यूनिट हो सकता है, तो ये करेक्ट है। तो जैसे एंगल हुआ, सॉलिड एंगल हुआ, पावर ऑफ लेंस हुआ, इन सब के पास क्या है, यूनिट्स हैं, परंतु ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, तीसरा और लास्ट स्टेटमेंट को देखा जाए और समझा जाए। क्वेश्चन 3 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट रहेगा उसी पे आपको टिक लगाना है, ध्यान दिया जाए। पहला देखें, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो सकता है, तो जाहिर है कि ये इनकरेक्ट नहीं है, ध्यान दिया जाए। आगे देखें, मतलब करेक्ट है, और यहां हमें क्या पूछा, इनकरेक्ट पे आपको देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। बी पे देखिए, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होता है वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, जैसे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे 2 पाई ये नहीं बताता है, हमारा कांस्टेंट की जानकारी हमारा डायमेंशन नहीं देता है, तो वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। मान लेते ये बराबर ये कर लिया आप, लेकिन 2 पाई की जानकारी नहीं देता है, तो फिजिकली वो इनकरेक्ट भी होगा। ध्यान दिया जाए, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, जबकि डायमेंशनली करेक्ट है दोनों तरफ, मे बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता है। ऑप्शन सी देखा जाए, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। सबसे गलत यही लिखा विद्यार्थी, यही स्टेटमेंट क्या है, एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए डायमेंशनली, जो कोई भी फार्मूला इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो वो इक्वेशन या फार्मूला कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, और यहां लिखा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। लास्ट देखा जाए, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं है, तो वो फार्मूला इक्वेशन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये अटल सत्य है, ध्यान दिया जाए। तो हम समझते हैं टोटल आप मतलब समझ चुके हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।